साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है और पिछले 10 साल में यूके में 8 से ज़्यादा प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। आखिर ऐसी क्या इनस्टेबिलिटी वहां आ चुकी है कि एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यालय पूरा नहीं कर पा रहा? ऐसा क्या हो पा रहा है कि यूरोप, जो अपने आप को दुनिया का गार्डन कहता था, वो आज पूरी तरह से अस्थिर हो चुका है? और ऐसी क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री पिछले 12 साल से अपनी कुर्सी पर टिके हुए हैं, कोई उन्हें हिला नहीं पा रहा? तमाम तरह के आंदोलन हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये पूरा यूरोप है, इसको बड़ी एक बेचैनी थी, बड़ा दुनिया को ये दिखाना था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ह्यूमैनिटेरियन मदद क्या होती है, मानवता क्या होती है। इस तरह से इसने एक नाटक चलाया कि देखो, दुनिया में जहां भी डेमोक्रेसी खतरे में है, मानवता खतरे में है, ह्यूमन इंडेक्स खतरे में है, लिटरेसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स खतरे में है, कहीं पर फ्रीडम प्रेस इंडेक्स खतरे में है, तो उन सब के बारे में ये रिपोर्ट दुनिया को देते रहते हैं। हमारे भारतीय भी इस बारे में भ्रमित हो जाते हैं कि भाई, भारत की देखो जर्नलिज्म में जो इंडेक्स है बहुत नीचे आया है, भारत देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है ही नहीं, भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं। इस तरह से इंडेक्सेस देख करके हम लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि ज्यादातर इंडेक्सेस ये यूरोपियंस निकालते हैं, वो यूरोपियंस जिनके घर में इस वक्त आग लगी हुई है। और सबसे ज्यादा आग लगी हुई है इस यूके नाम के आइलैंड में। हुआ ये है, पूरी कहानी अब आप सुनिए। देखो, पिछले करीब करीब 30 साल में, पहले मैं आपको बता दूं यूके होता क्या है। देखो, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड को मिला दें तो यह पूरा यूके कहलाता है। ठीक है, यूके कहलाता है। आने वाले समय में आप देखोगे यही यूके आपको हो सकता है एक अलग सेक्शन इसका बन जाए जो पूरी तरह से इस्लामिक हो जाए। इस्लामिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 30 साल से इनको एक बड़ी बेचैनी थी कि हमें दुनिया का बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक जो है मुल्क अपने आप को दिखाना है। पूरे यूरोप को ही आग लगी हुई थी। और विद द टाइम क्या हुआ कि जितने भी अलग अलग युद्ध होते रहे, फिर चाहे वो गल्फ में हुए हों या किसी तरह से कोई तख्ता पलट इधर नॉर्दर्न अफ्रीका में हुआ हो, तो जितने भी बड़े बड़े युद्ध, तख्ता पलट, सिविल वॉर, जो कुछ भी हुए हैं, उस युद्ध में जितने भी लोग अपना देश छोड़ करके भागे हैं, वो ज्यादातर यूरोप में भागे थे। आप याद कीजिए, 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, पूरा ईरान मुस्लिम कंट्री बन गया, वहां पे कई मुसलमान वहां से विस्थापित हुए बाद में। फिर आप देख रहे हैं 1988 से लेकर 90 के बीच में गल्फ वॉर हुआ। उस वक्त बड़े स्तर पर इराक, ईरान, कुवैत में आग लगी। फिर वहां से बहुत सारे लोग विस्थापित हुए। ये विस्थापित होकर के जा कहाँ रहे थे? ये सब के सब यूरोप में जा रहे थे। यूरोप में क्यों जा रहे थे? क्योंकि यूरोप ने अपने दरवाजे खुले रखे थे कि जिसको भी आना है, कोई भी अगर माइग्रेट करके आना चाहता है, किसी भी वजह से अपने देश से परेशान है, तो वो हमारे देश में आ सकता है। विद द टाइम यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। इस बात का फायदा उठाते गए पाकिस्तानी भी। बड़े स्तर में पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश के लोग भी यहां पर पहुंचने लगे। पहुंचने के अच्छा, एक चीज और देखना, आप भारतीय हो, हम भारतीय हैं, हमें अगर यूके का वीजा चाहिए तो हमारे तोते उड़ जाएंगे, वीजा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। 10 तरह के चेकिंग्स होंगी, हमें क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। अगर वीजा मिल गया तो हमें ऐसा लगेगा ना कितनी बड़ी चीज मिल गई। लेकिन अगर आप एक विस्थापित मुसलमान बन के वहां जाते हो तो आपको बड़ी आसानी से बिना वीजा के आने दिया जाएगा, आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा। और अगर आपका परिवार 15 जने का है, एक घर में आप नहीं टिक पा रहे हैं, तो 2 घर दिए जाएंगे, आपको खाना दिया जाएगा फ्री में, कुछ समय के लिए पैसे दिए जाएंगे, और आप कल को नौकरी मांगने जाओगे तो आपको नौकरी भी दे दी जाएगी। आप 10, 12, 15, 20 साल वहां रह लोगे, फिर आपको नागरिकता भी मिल जाएगी, आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, आपके बच्चों का वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, और बड़ी आसानी से फिर आप वहां की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर पाओगे। बस यही काम किया वहां पर विस्थापित मुसलमानों ने। ठीक है, तो ये मैं 1990 तक की आपको बात बता चुका हूं। 1990 के बाद फिर आप देखोगे तो 2011 के आसपास सिविल वॉर होता है कई कंट्रीज में। फिर चाहे वो लीबिया हो, इजिप्ट में आप देख सकते हो, सूडान में स्टार्ट हो गया था, कुछ ट्यूनिशिया में आपको देखने को मिल रहा था, फिर आगे बढ़ता बढ़ता यमन में गया, फिर सीरिया में गया। ठीक है, और कुछ आपको ये कुवैत में भी देखने को मिल रहा था हल्का फुल्का, सऊदी, यूएई, ओमान में बढ़ता, उससे पहले ये सब के सब यूएस के सामने झुक गए थे।
तो यहां पर एक के बाद एक तख्ता पलट हो रहे थे, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है 2011 के आसपास। ये सब के सब ओबामा की वजह से हुआ थे। ओबामा ने कुछ इस तरह की चाल चली थी कि यहां पर वो अपनी तरह की सरकार बिठाना चाहता था, किसी तरह से लोगों को भड़काया, सड़कों पर लाया, तख्ता पलट करवाया, फिर अपने मन की सरकार चुनवा दी, जो आप पिछले कुछ सालों में देख चुके हो श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, और पिछले कुछ महीनों से लगातार कोशिश हो रही है कि भारत में भी ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। भारत में कभी किसानों को भड़काया जाता है, कभी नॉर्थ ईस्ट में आग लगाई जाती है, कभी हमारे कश्मीर को जलाया जाता है, कभी युवाओं को भड़काया जाता है। गवर्नमेंट बस कोई एक गलती कर दे, उसको इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के एम्पलीफाई करने की कोशिश की जाती है कि कैसे भी कोई एक बड़ा वर्ग सड़कों पे आ जाए और तख्ता पलट हो जाए। 2024 में किस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर जो लेफ्ट विंग के हैं, उनके वीडियोस को प्रमोट किया गया। मोदी एक डिक्टेटर है, इस तरह से जर्मनी में बैठा हुआ यूट्यूबर है, वो बनाता था, और उसका एक असर भी हमने देखा। जितने भी राइट विंग के यूट्यूबर थे, उनका चैनल ही दबा दिया गया था, कई वीडियोस तो मोनेटाइज ही नहीं थे। वो सब हमने खेल देखा था। 2024 में भारत में करने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी ये रोक नहीं पाए। तो बड़े भारत में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन छोटे छोटे देश में ऐसा कर लोगे। तो